नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। प्रेगनेंसी के बारे में डिफरेंट वीडियोस में देती रही हूँ। अभी एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में पहले महीने से लेके आखिर महीने तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। आज के एपिसोड में हम लेंगे प्रेगनेंसी का पहला और दूसरा महीना। ये दोनों हम एक साथ ले रहे हैं बिकॉज दे आर इनसेपरेबल। पहला महीना तो एक्चुअली आपको पता ही नहीं चल पाता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। यू कम टू नो अबाउट प्रेगनेंसी जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और तब तक समझ लीजिए दूसरा महीना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम पहले महीने की जो कैलकुलेशन है, जो लास्ट आपका पीरियड आया था, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेशन करते हैं। तो जब तक आपका पीरियड मिस होता है और जब तक आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब तक वो एक महीने का टाइम ऑलरेडी निकल गया है। फिर दूसरा महीना आ जाता है जब आपको मालूम पड़ता है। तो सो आई एम टेकिंग दीज टू टुगेदर। हम ऐसा क्यों करते हैं? कई दफ़ा पेशेंट्स कहते हैं कि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, हमारा इंटरकोर्स तो एक महीने पहले ही हुआ था। यस, हमको मालूम है कि जब हम ये कहते हैं कि ये 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है तो वो एक्चुअली जो है वो 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी ही है, 1 महीने की ही है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है दैट इज़ अ फिक्स्ड इवेंट। सबको मालूम है, डेट याद है, उससे कैलकुलेशन करना आसान है। और इन ए रेगुलर साइकिल हमको मालूम है कि जो ओव्यूलेशन है या एग फॉर्मेशन है, रप्चर है या फर्टिलाइजेशन है, वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें से 16वें दिन के बीच में होना चाहिए। क्योंकि इंटरकोर्स कोई फिक्स्ड इवेंट नहीं है, एक महीने में 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है। सो वी डू नॉट नो कि कब ये कंसेप्शन हुआ। एक आइसोलेटेड केस की बात अलग है, लेकिन जहाँ रेगुलर रिलेशंस हैं वहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस इंटरकोर्स के टाइम पे ये प्रेगनेंसी या कंसेप्शन हुआ। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब प्रेगनेंसी जैसे ही मिस होता है उस वक्त ज़्यादातर महिलाएं अपना यूरिन टेस्ट कराती हैं और पता लगता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। एंड ज़्यादातर महिलाएं अपने आप ही कंसीव कर जाती हैं आसानी से, तो उनके लिए ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जो महिलाएं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं या ट्रीटमेंट के साथ कंसेप्शन हो रहा है, वो अक्सर इस बात का ट्रैक रखती हैं कि हमें प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसमें भी कुछ ऐसे साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो कि इस बात की डेफिनेट तो नहीं है पर इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी हो। जैसे कि उसमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। करीब फर्टिलाइजेशन के करीब 6-7 दिन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर, जो उसकी इनर लाइनिंग है, उसको अंदर इन्वेड करता है, उसके अंदर अटैच होने लगता है। और जब वो अटैच होता है उस वक्त बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग या एकदम ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग पेन हो सकता है। एंड अगर वो फर्टिलाइजेशन के या ओव्यूलेशन के 7वें-8वें दिन पे ऐसा के बाद हो रहा है, देन देयर इज अ चांस दैट शी माइट हैव कंसीव्ड। इसी तरह से पीरियड मिस होने के पहले, करीब 1 हफ्ते पहले अगर हम टेस्ट कराएं तो भी एक बीटा HCG टेस्ट होता है ब्लड का, जो कि हमें ये बता सकता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। और ख़ासतौर पे ऐसे पेशेंट्स को जिनको कि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी होने के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अदरवाइज जैसे ही पीरियड मिस हुआ तो यूरिन टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाता है। अराउंड द टाइम ऑफ 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट को, ज़्यादातर लेडीज़ को नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर ये सब शुरू हो जाते हैं। कुछ लेडीज़ को और भी जल्दी हो जाता है, करीब 5 वीक्स पे भी सब स्टार्ट हो जाता है। कुछ को बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो थकान महसूस करने लगती हैं बिकॉज ये जो हस्बैंड का जो जेनेटिक मटीरियल है उससे उनकी बॉडी का एक्सपोजर पहली बार होता है और जो उनका इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। एंड दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स, जिससे आपकी बहुत लेथार्जी एंड थकान जैसी महसूस होने लगती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई, जैसे ही
पीरियड मिस होता है, उसके बाद एक क्रैम्पिंग लाइक पेन लोअर एब्डोमेन में होना या प्रेशर की फीलिंग होना, बार बार यूरिन आना, बहुत जल्दी यूरिन आता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और जो यूट्रस का जो प्रेशर है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़ने लगता है। ब्रेस्ट में हेवीनेस फील होने लगती है फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही, और कई दफ़े बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आने लगते हैं। ये तो सिम्टम्स हुए जिससे कि आपको पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, और साइंस हैं जिससे मालूम पड़ता है। एंड देन यू कंसल्ट अ डॉक्टर। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ता है कि यूट्रस के अंदर सैक है। अगर 6 वीक्स हो चुके हैं, 6 से 7 वीक के बीच में कार्डियक एक्टिविटी भी हमें दिखाई पड़ने लगती है, हार्ट बीट बच्चे की दिखाई पड़ने लगती है। क्या सावधानियाँ फर्स्ट से सेकेंड मंथ में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जब नॉजिया एंड वॉमिटिंग ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए। बहुत लार्ज मील लेने से एकदम पेट का डिस्टेंशन होता है और वॉमिटिंग जल्दी हो जाती है। ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें भरपूर मात्रा में फल, हरी सब्जियाँ, दूध से बने प्रोडक्ट, ये सब अनाज है, बीन्स हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। फल लेने चाहिए हर तरह के। ज़्यादातर पेशेंट्स और कुछ डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पपाया नहीं लेना है, पपीता या पाइनएप्पल नहीं लेना है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है। हालांकि उनके अंदर पेपेन नाम का एंजाइम ज़रूर है, बट दैट डजंट कॉज अबॉर्शन। एंड अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर खा भी लिया कभी तो ऐसा उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, कैफीन ज़रूर हम लोग एडवाइस करते हैं कि कम से कम होना चाहिए। चाय या कॉफ़ी 1 या 2 कप से ज़्यादा दिन भर में नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट इज़ 200 मिलीग्राम पर डे। इससे ज़्यादा कैफीन लेने से बच्चे के डेवलपमेंट में नुकसान आ जाता है, और इवन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का चांस भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड नो अल्कोहल एंड नो टोबैको च्यूइंग एंड नो स्मोकिंग, एब्सोल्युटली नन। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त रेस्ट ही करते रहें। 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में, उतना रेस्ट इज़ इनफ। उसके बाद आप अपना नॉर्मल यूजुअल एक्टिविटी जिसको आप यूज्ड टू है वो आप बराबर करते रहते हैं। मेंटली भी आपको खुश रहना है, एक गुड मूड हमेशा बना के रखना है, जिससे कि जो बच्चे के फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में और प्रेगनेंसी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए माँ का एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड मूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ख़ासतौर पे पहले 2 महीनों में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से बात करिए, और अगर आप पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं कुछ और बीमारियों के लिए तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली बताइए कि यू हैव कंसीव्ड, सो दैट दोज मेडिसिन्स कैन बी चेंज टू डिफरेंट मेडिसिन्स। कुछ जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक फॉलिक एसिड की टैबलेट है जो कि हम रूटीनली सबको देते हैं। इवन बिफोर प्रेगनेंसी कैन बी स्टार्टेड पेरी कंसेप्शनल, जिससे कि बच्चे में एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस ना रहे। सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे प्रीनेटल वाइटामिन्स हैं वो दे सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स हैं वो दे सकते हैं। और अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो कुछ माइल्ड मेडिसिन्स हैं विच कैन इजीली बी गिवन इन द फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।